हे गाइस, पिछले कुछ वीडियो में जो कि हम लोगों ने इमरजेंसी सीरीज शुरू की है, तो उन दो सीरीज में और उन दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी। और अब ये थर्ड एंड लास्ट इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 360 के हिसाब से, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो व्हाट एग्जैक्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 368 it empowers the parliament, the president to proclaim the emergency। किसी भी या फिर जैसे हम कहें देश में जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जैसे कि प्रोक्लेम्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड। जब भी देश में ऐसे हालात हो कि जिसमें देश चलाना काफी मुश्किल हो जाए, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे देश में मंदी आना, क्राइसिस और रिसेशन जिसे हम कहते हैं, अगर देश पूरी बुरी तरह से किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मुसीबत से गुजर रहा है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। सो दिस इज देन 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 केप्ट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से ही बाहर रखा गया और कहा कि अगर पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं तो उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इमीडिएटली पार्लियामेंट ने ही 44th अमेंडमेंट करते हुए ये कहा 1978 में कि पार्लियामेंट के जो डिसीजन है अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो 38th अमेंडमेंट था उसको डिलीट किया और जो पहले प्रोविजन था उसी को फिर से रिवाइव किया। सो दिस इज द थिंग, नीड टू पास बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इशू। जब फाइनेंशियल प्रोविजन लागू किया जाता है तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में इस बिल को पास करना जरूरी है, विद इन जस्ट 2 months। और इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मतलब यहां पर कोई पीरियड डिफाइन नहीं किया है। एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कब इमरजेंसी खत्म होगी। इमरजेंसी तभी खत्म होगी जब प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर दे कि नाउ ऑनवर्ड देयर विल बी नो इमरजेंसी एट ऑल। तो प्रेसिडेंट के डिक्लेयर करने पर ऑटोमेटिकली इमरजेंसी खत्म हो जाती है। और इमरजेंसी खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में इसको पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे इमरजेंसी लाने के लिए इसको पार्लियामेंट में बिल को पास करना पड़ता है, और स्पेसिफिकली कहूं तो सिर्फ 50% इज नीडेड। यहां पर 2/3 जरूरत नहीं है, सिर्फ 50% मेजोरिटी से इस बिल को पास किया जा सकता है। तो 50% से ये हो जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म करनी हो तो उस वक्त पार्लियामेंट में उस बिल को पास करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक प्रेसिडेंट के ऑर्डर से नेशनल और स्पेसिफिकली दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है। तो उसके इफेक्ट्स क्या है? जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो जब इमरजेंसी लागू होती है तो उसके अंदर जो स्टेट्स के पावर होते हैं वो सभी पावर्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास चले जाते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट वी कैन से। तो जो अधिकार अब तक राज्य सरकार के थे वो सभी अधिकार, और मैं किन अधिकारों को बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल अधिकारों की, फाइनेंशियल राइट्स। तो ये सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं। सो ऑल स्टेट हैज टू फॉलो गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना ये स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे उसमें से फॉर एग्जांपल हो सकता है कि रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर दो
या फिर उनकी पेंशन कम कर दो. सो एनीथिंग कैन बी दैट. और उसी के साथ ऑल मनी बिल्स कैन बी केप्ट रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. जब कोई मनी बिल किसी राज्य के असेंबली में आता है और वो पास होता है तो उस बिल को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए रखना भी जरूरी होता है, अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे. और जब नेशनल इमरजेंसी हो तो दिस कैन बी डन. तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई फाइनेंशियल बिल कोई स्टेट पास करता है तो वो बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है. सो दिस इज द थिंग. देन कम्स क्रिटिसिज्म. इसके ऊपर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कहा कि किस तरह से इमरजेंसी खतरनाक है, किस तरह से बुरी है एंड ऑल. तो इसमें कहा फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड. यहां पर कहा फेडरल कैरेक्टरिस्टिक. ये क्यों होगा डिस्ट्रॉयड? क्योंकि जब इमरजेंसी लागू की गई है तो ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे अधिकार मिल रहे हैं. और फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म स्टेट्स दैट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दोनों के बीच में. लेकिन जब इमरजेंसी आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार खत्म हो रहे हैं और वो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहे हैं. मतलब पूरे अधिकार सिर्फ एक सरकार के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल अधिकार नहीं होंगे, राइट्स नहीं होंगे. एंड अगेन प्रेसिडेंट विल बिकम डिक्टेटर. ये दूसरा क्रिटिसिज्म है. कहा जाता है कि जब पूरे पावर्स अगर आप प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो डिक्टेटर बन जाए, तानाशाह बन जाए. तो अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलिफाइड. जब हम पूरे अधिकार केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो स्टेट के अधिकार हैं वो पूरे अधिकार खत्म हो जाएंगे. तो इसीलिए ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं. लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नॉट बीन एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया यट. अब तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं किया गया है. 1991 में जब इतना बड़ा क्राइसिस आया था भारत के ऊपर, उस वक्त भी हम लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी का सहारा नहीं लिया था. विदाउट इमरजेंसी हम लोगों ने उसको टैकल किया. सो दिस आर सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग financial emergency. I hope you like this video. So please subscribe to Simple Concept by clicking the below button, the below red button, subscribe. And you can visit to our website for more videos, www.studylane.in. And thank you for watching this video, guys. Have a nice day.